हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले सॉरी यार, ये वीडियो आपका कल ही आ जाता, बट मैंने इतने बार ट्राई किया, मैं 2-3 बार इसकी वीडियो बना लिया, उसके बाद फिर अपलोड किया, फिर भी वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने फिर मेल किया यूट्यूब वालों को, क्योंकि इसमें तो मेरे एंड से तो आवाज़ आ रही थी, वॉइस आ रही थी, बट पता नहीं यूट्यूब में जब अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ से नहीं, तो तब जाके रिसॉल्व हुआ है शायद। अब देखो क्या होता है, ये तो पता ही चलेगा। है ना, ये मेरा 5 या 6 छठी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको दिन भर में। है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा ना डे 5 डेली एमसीक्यू सीरीज का। है ना, मैं ये दिखाना चाह रहा था, देखो ये नोट्स हैं, एस्पिरेंट लोग बनाते जा रहे हैं। उन्होंने मुझे सेंड किया था जो लेक्चर था, जैसे क्लास 1 है ना, इसके नोट्स देखो इस टाइप से बनाते जा रहे हैं। है ना, ये तो आप लोग भी इस टाइप से नोट्स बनाते जाइए। है ना, जैसे कि ये बना रहे हैं साथ में, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बताया, तो पूरे चीज़ यहाँ पे उन लोगों ने बना लिए। तो आप लोग भी वैसे नोट्स बनाते जाइए, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। है ना, कब तक आप पीपीटी देखते जाएंगे और लेक्चर देखते जाएंगे। इससे अच्छा है कि लेक्चर देखिए, वहीं से नोट्स बनाते जाइए, और अपने आराम से फिर उसको बाद में रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है। और मैंने कल एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था आप लोगों से, पहला संविधान संशोधन 42वां 44वां, देखो एस्पिरेंट लोगों ने भेजा हुआ है ना, कितना अच्छे से बनाया था इन लोगों ने। है ना, तो वैसा आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके 2-4 लोग आंसर दे रहे हैं इसका। है ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का ट्राई करो, ताकि आप लोग भी रिकॉल कर पाएंगे, जितना रिकॉल कर पाएंगे उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, देन लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जब तक हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या था जी, आपका पहला क्वेश्चन फंजाई के ऊपर था। है ना, कि कौन सा इसका लक्षण नहीं है, कौन सी विशेषताएं नहीं है। कोशिका वृत्ति काइटिन की बनी होती है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फंजाई, आपके एल्गी और आपके लाइकिन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। तब हम देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमको समझ आ रहा है कि नहीं, और हमसे बन पाता है कि नहीं। है ना, तो पहले मैं जो जो बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको अच्छे से करते हैं। है ना, और एक चीज बता दूं, हिंदी माध्यम विद्यार्थी, जैसे ऐसी चीजें तंतु में कवक जाल, इससे अच्छा है कि इसे माइसीलियम पढ़िए। है ना, मतलब जैसे कवक हो गया, कवक को फंजाई कहते हैं। है ना, एल्गी शैवाल, तो ऐसे चीजों को आप इंग्लिश के वर्ड में पढ़िएगा। ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं आपके। फंजाई आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ए यूनिक स्ट्रक्चर। तो जो फंजाई होते हैं आपके कवक, इनका यूनिक स्ट्रक्चर और यूनिक संरचना होती है इनकी। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो मैंने क्या बोला, फंजाई फंजाई क्लोरोफिल की क्रिया नहीं करते, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करते। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, तो क्लोरोफिल उसमें यूज नहीं करेंगे, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, क्यों क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं होता। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला ये सबसे पहले, कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, किसमें, फंजाई में। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय ब्रेकिंग डाउन एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर। दे आर ऑफन फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड कैन बी मशरूम, मोल्ड और यीस्ट। देखिए इस टाइप के होते हैं आपके, ये मशरूम में हो गए आपके। है ना, ये देखो ब्रेड वगैरह में जो फफूंद लग जाती है ना, वो आपके ये लकड़ियों में हो गए। है ना, तो इससे हमको क्या पता चला, हमने पढ़े फंजाई के बारे में, तो इसमें दो चीज याद रखना। क्या, एक तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते, मतलब क्लोरोफिल इसमें उपस्थित नहीं होता है। क्लियर जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं एल्गी के बारे में। और एक चीज बता देता हूँ बेसिक, सबसे पहले हिटोट्रॉप्स क्या होते हैं और ऑटोट्रॉप्स। है ना, 2 मिनट इसे देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप्स। है ना, ये फोटो मैंने आपको साइंस नोट्स डॉट ORG से लिया हुआ था, उन्होंने अच्छा बताया हुआ था यहाँ से इसके बारे में। है ना, डिफरेंस। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब आपके प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, है ना, जो उत्पादक होते हैं प्राथमिक वाले, वो। हेटरोट्रॉप्स आपके क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता, जो इन पे डिपेंड रहते हैं, किसमें, प्रोड्यूसर्स में। जैसे एल्गी हो गए, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब आपके प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ना, शेम्पोसी। कंज्यूमर्स कौन कौन से हो गए आपके, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। क्लियर। अब देखते हैं
एल्गी के बारे में। एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट होता है ये, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। देखो क्या बोला मैंने, एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सबसे पहले देखो होते कैसे हैं ये, आप लोगों ने देखे होंगे तालाब वगैरह हो गया, पॉन्ड्स वगैरह जो कहते हैं ना, वो तालाब वगैरह, उसके ऊपर में देखो ऐसी ऐसी काई, थोड़ी काई नहीं कहेंगे, लाइकेन काई वगैरह अलग होती है। ये देखो ऐसे दिखते हैं लंबे जैसे आपको ना, ये हो जाते हैं आपके क्या, क्या हो जाते हैं आपके ये एल्गी, है ना। अब मैंने क्या बोला, देखो ये हो गया मान लीजिए आपका सन। इस सन की रेज आपके कहाँ तक पहुंचते जा रही है, ये पानी तक। तो ये केवल सरफेस तक आया आपके ऊपर तक, केवल ऊपर तक। तो जो सनलाइट है इसमें उपस्थित होगा जी, 1 सेकेंड, सनलाइट इसमें उपस्थित होगा। अब जब सनलाइट उपस्थित होगा तो स्वाभाविक बात है फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो क्लोरोफिल बनेगा, और हमको पता है क्लोरोफिल बनेगा तो क्या करेंगे, ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। क्लियर है, सॉरी, ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है जी। याद रखना दो चीज बताया मैंने, क्या क्या बताया आपको, एल्गी, एल्गी आपका स्वयं भोजन बनाएगा, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। लेकिन फंजाई उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं लाइकेन की। तो लाइकेन होते हैं सिम्बायोसिस, सह संबंध, किसके बीच, फंजाई के बीच और आपके एल्गी के बीच। फंजाई क्या काम करता है, फंजाई जो लाइकेन है इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसकी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देने का काम। और जो एल्गी काम करता है वो काम करता है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, ताकि ये अपना भोजन स्वयं बना पाए, है ना। मतलब इसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है, किसमें, लाइकेन में। और फंजाई क्या काम करता है आपका, प्रोटेक्शन देने का काम। एल्गी क्या काम करता है, भोजन प्रदान करने का काम, ठीक है। तो वैसा करके इसका ये क्या हो जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। और एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर बता दे रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प करेगा बाद में, है ना, समझने में हेल्प करेगा। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं आपके, ग्रीन प्लांट्स वगैरह हम लोगों ने देखे, ऑटोट्रॉप्स वगैरह, स्वयंपोषी, हिटोट्रॉप्स। हर्बीवोर क्या होते हैं आपके, प्राइमरी कंज्यूमर। देखो हर्बीवोर ये जो किस पे डिपेंड रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं आपके प्लांट्स में, जो ग्रीन प्लांट्स हो गए ना आपके, उसमें डिपेंड रहते हैं। कार्निवोर, कार्निवोर किस, जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स किस में रहते हैं, वो खाते हैं एनिमल्स, मतलब वो हर्बीवोर को खाते हैं। तो कार्निवोर किस पे डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोर में, ठीक है। और जो ओमनीवोर होते हैं वो हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर भी, मीन्स ये प्लांट्स भी खाते हैं प्लस क्या, एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे ह्यूमन वगैरह जो मानव वगैरह आ गए ना, किस में आ गए, ओमनीवोर्स में, ठीक है जी। चलो, हाँ और एक चीज, और एक चीज बता दूं। अच्छा मुझे ये बताना 10% जो रूल था एनर्जी का वो किसने दिया था, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्या बोला है, फंजाई का विशिष्ट लक्षण नहीं है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, देखते हैं भी क्या है। तंतु में कवक जाल मतलब माइसिलियम विद्यमान होता है, नहीं पता। ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, गलत। अब भी हमने बताया थे, क्या बताया थे हमने, कि सर फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, नहीं क्लोरोफिल उपस्थित ही नहीं होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। क्लियर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये लक्षण इसका नहीं है, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आपका क्या काम है, ये जो मैंने कवक बताया है, ये जो फंजाई के बारे में मैंने बताया है, उसमें ये 3 पॉइंट ऐड कर लेना, जो इसकी विशेषता है। कौन कौन सी, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तंतु में कवक जाल माइसिलियम विद्यमान होता है, और अलैंगिक बीजाणु स्पोर उत्पन्न होते। क्लियर है जी, तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया हूँ डिटेल में। क्लियर, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है। ऐसी चीज जब समझना है तो इंग्लिश देख लो, समझ आ जाता है। फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक मतलब जो स्विमर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो स्विमर होते हैं कहाँ पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, जिनके नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन है बोल रहा है वो, है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं ना, उन्हीं के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं आपके न्यूस्टोन, न्यूस्टोन होते हैं एयर वाटर इंटरफेरेंस। मतलब देखो एग्जाम्पल देखता हूँ, आप लोगों ने कमल का फूल देखे हैं, कमल का फूल हो गया जैसे मान लीजिए ये आपका, है ना,
और ये हो गया पानी, और पानी के अंदर इनकी जड़ें रहती है, और ये जो फूल होता है वो ऊपर होता है। तो क्या बोला, एयर, आपका ये एयर में रहता है ऊपर वाला पार्ट, और जो वाटर हो गया, ये हो गया वाटर में क्या आपकी जड़ियाँ वगैरह जो रहेंगी ना उसके नीचे वाली जड़ वगैरह वो। तो एयर वाटर इंटरफ्रेंस रहता है ना। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, जो तैरते हुए होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह तालाब वगैरह में देख रहे होंगे, लोटस कमल वगैरह के पौधे, वो क्या कहलाते हैं आपके, न्यूस्टन। ये देखिए, ये न्यूस्टन सबसे ऊपर रहते हैं आप लोगों के, है ना ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं पेरीफाइटन। यार देखो, ये इंग्लिश में ही याद करो, वो न्यूस्टन ऐसा करके पूछेगा, देखो जैसे कि ये प्लवक, कोई मतलब नहीं है ऐसे याद करके, इससे अच्छा ये याद कर लो क्या, प्लैंकटन। परिपादप, परिजीव पेरीफाइटन। नितल जीवजात बैंथोम्स, है ना। तृणक नेक्टोन। अब तृणक से अच्छा है कि नेक्टोन याद कर लो क्या होता है ना। कभी कभी ना हमको ऐसे वर्ड इंग्लिश के देख लेने चाहिए, इजी पड़ जाते हैं हमको, ठीक है। तो पेरीफाइटन क्या करता है, स्टीम्स और लीव्स फॉर रूटेड प्लांट्स। मतलब देखो, मैंने क्या बोला, एक तो कमल का मैंने दे दिया। अब कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो पानी में ज्यादा ज्यादा नीचे तक रहती है ना। ये मड, जिसमें मड मिट्टियां वगैरह लग जाती है, तो वो सारे आपके क्या कहते हैं, पेरीफाइटन। देखो, ये तो न्यूस्टन आपने ऊपर वाले देखा, लेकिन जो जड़ें हैं ये नीचे तक फैली है कई, जिसमें मड आ गया बहुत सारा, है ना, मड मिट्टी वगैरह, तो ये क्या कहलाता है आपके, पेरीफाइटन। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं अपन प्लैंकटन की। माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एल्गी हो गए, डाइटम्स हो गए, प्रोटोजोआस हो गए, है ना। देखो ये प्लैंकटन यहाँ पे जो रहेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे आपके यहाँ पे, है ना। जू प्लैंकटन हो गया, फाइटो प्लैंकटन वगैरह यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये सब प्लैंकटन। मुझे ये बताना, डाइटम्स को इसके पहले वाली कक्षा में मैंने डिटेल में बताया क्लास में, तो मेरे को बताना डाइटम, डाइटम के बाद हमने ओशियन फूड चेन में क्या पढ़े हैं, ठीक है। इसके वो बताना क्या सीक्वेंस, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये, कि कंज्यूमर है, कि क्या है। क्लियर है जी, तो इसके बारे में डिटेल में मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्टॉन की। तो नेक्टॉन होते हैं आपके कौन, पावरफुल स्विमर, जो तैर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये हो गया आपके नेक्टॉन, ये कछुए हो गए आपके वाले, टर्टल्स, है ना। ये आपके क्या कहलाते हैं, नेक्टॉन। जो तैर सकते हैं, जो पावरफुल स्विमर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेक्टॉन। बेंथोस, बेंथोस हो गया बॉटम ऑफ द वाटर मासेस, मतलब ये सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया ना आपके, जिसमें बहुत सारे लगे रहेंगे आपकी, मतलब इनके खाने का जो रहता है, जैसे कि आप लोगों को देखो सीग्रास वगैरह हो गया, है ना, यहाँ पे जो फूड्स रहते हैं नीचे साइड पे, वो सब बेंथोस में रहते हैं। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले, सॉरी यार, सॉरी, सबसे पहले बताया क्या होते हैं, न्यूस्टन होते हैं सबसे ऊपर पे। इसके बाद होते हैं पेरीफाइटन, पेरीफाइटन के बाद आते हैं क्या आपके, प्लैंकटन, प्लैंकटन के बाद क्या होते हैं, नेक्टॉन, नेक्टॉन के बाद क्या आते हैं आपके, बताइए, बेंथोस। इसका क्रम याद रखिएगा, क्या पता वो साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ पूछ ले क्रम, कि इसका क्रोनोलॉजी बता दो, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, और क्या काम करता है ये तो याद ही रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल कौन सा है, जो मतलब पावरफुल स्विमर, कौन है पावरफुल स्विमर इसमें से, प्लैंकटन है, पेरीफाइटन है, बेंथोस है, नेक्टोन है, बताइए। नेक्टोन, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या है, नेक्टोन। मैंने बताया ना, नेक्टोन आपके पावरफुल स्विमर, देखिए ये नेक्टोन आपके पावरफुल स्विमर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और दो तीन चीज बता देता हूँ इसके बेसिक बारे में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, जो आपको काम आ जाएगा। जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो पहले बताओ फ्रेश वाटर होता क्या है। जिसमें साल्ट कंटेंट 5 पीपीटी से कम होता है, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर। अब जो इसमें बात करते हैं, एक तो लैंटिक होता है, और एक होता है लोटिक। लैंटिक मतलब क्या होता है, स्टील वाटर, स्टील वाटर, स्टील वाटर बोले तो जैसे आप लोगों ने पॉन्ड्स वगैरह में देखे होंगे, तालाब वगैरह में, है ना। ये सब आपका क्या कहलाता है, स्टील वाटर, मतलब लैंटिक। और लोटिक क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका रनिंग वाटर, मीन्स रिवर हो गए आपके, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं आपके, लोटिक। लैंटिक में आपका लेक वगैरह आ जाएगा। क्लियर है जी, ये देखिए, लोटिक आपका ये हो गया रिवर वगैरह, लैंटिक आपका देखो लेक वगैरह हो गए, पॉन्ड्स वगैरह हो गए। क्लियर, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे टर्मिनोलॉजी दे देते तो हमको याद होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं हड़प्पा स्थल बता देता हूँ कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो, हड़प्पा हो गया आपका, रोपड़ हो गया, रानी राखीगढ़ हो गया, बनवाली हो गया, कालीबंगन हो गया, मेहरगढ़ हो गया, मोहनजोदारो हो गया, सुतकिंगेंडोर हो गया, कोडदीजी, चनुधारो, देशलपुर, शुतकोड़ा, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर। ये सारे क्या है, हड़प्पा स्थल है। क्लियर।
आपको आंसर यहीं पे मिल गया होगा। चलो एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इन साइट्स के बारे में डिटेल में देखते हैं, यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल लिया हमने, देखे चनोदाड़ो है, जी हाँ है। कोटदीजी, हाँ जी है। शोगोरा, नहीं सोगोरा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। देसलपुर, हाँ जी देसलपुर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोगोरा हड़प्पा स्थल स्थल नहीं है। देखो अब इनकी लोकेशन क्या क्या पूछा था उसने, कोटदीजी पूछा है, ये मिल गया आपका। चुनाधारो पूछा है, ये मिल गया आपका। क्या पूछा है उसके अलावा, उसके अलावा क्या पूछा है, उसके अलावा पूछा है देसलपुर। तो देखिए ये मिल गया आपका क्या, देसलपुर। मिल गए तीनों। आपको कहीं भी आपको सौ घोरा मिला, नहीं मिला। क्लियर, इसको देखिएगा, बार बार अच्छे से याद करने का ट्राई कीजिएगा, है ना। लाइव क्लास रहती है तो मैं आपको याद करवा देता, बट इसको याद करने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं ना, इसलिए। चलो अपन डिटेल में करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा किस नदी के तट पे है, ये आपकी रावी नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, मात्र देवी की मूर्ति, है ना। लकड़ी की ओगली में गेहूं और जो यहाँ से प्राप्त हुआ है, पासा, दर्पण वगैरह सब यहीं से प्राप्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहते हैं दो चीज, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई आपके, हड़प्पा से। और यहाँ से आधा पुरुष धड़ भी प्राप्त हुआ है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो मैंने क्या बताया, देखो एक बार क्विक हम रिवीजन करते हैं। हड़प्पा से हमने क्या बोला, क्या बताया, एक तो देखिए हमने नदी, कौन सी नदी के तट पर आपके, रावी नदी के तट पे क्या प्राप्त हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से। और क्या प्राप्त हुआ है, ओखली, ओखली में क्या, गेहूं और जो, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना गेहूं और जो कहाँ से प्राप्त हुआ है ना। और ये भी बताना कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलो मैं चावल के बता देता हूँ, गेहूं के आप बता दीजिएगा, है ना। देखो मैं बता देता हूँ, चावल, चावल के साक्ष्य आपके दो जगह से मिले हैं। कहाँ से, एक तो कोल्डी हवा से, और एक आपके लोहरादेव से। ये दो जगह से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सब सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य वो मिले हैं आपको आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ आता है आपका, होशंगाबाद। अब होशंगाबाद कहाँ आता है, ये आता है आपके एमपी में। क्लियर। इसके बाद और एक चीज बता देता हूँ जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्या कि मानव अस्थि, पंजर, या फिर तीन कब्रिस्तान वाली कहाँ से मिले हैं, है ना, एक साथ, वो मिले आपको दमदमा से। अब आप कमेंट करके बताना दमदमा कहाँ पे आता है। क्लियर है जी, क्या क्या पूछा है मैंने दमदमा के बारे में, एक तो गेहूं और जौ के बारे में, बाकी चीज मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और एक चीज लंगनाज, तो आप लोग ये बताना कि लंगनाज कहाँ पे है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो मैं इसलिए, मतलब इतनी सारी चीज तो मैं डाल नहीं सकता ना एक चीज में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से क्या मिला आपके, कौन सी नदी के तट पे है, ये है सिंधु नदी के तट पे है। व्रत स्नान नगर यहाँ से मिला है, ये देखिए जी व्रत स्नान नगर। सावधान मिले यहाँ से, सावधान कहाँ से मिले, है ना, मोहनजोदारो से। यदि कोई आरआरसी का मेंबर यहाँ से देख रहा होगा वीडियो, तो मेरे को दो चीज बताना, क्या समाधान के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, एक तो दफनाने के लिए, और एक पढ़ाया है मैंने क्या, जलाने के लिए। तो कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं दफनाने के और जलाने के, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ मैं देखूंगा। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली आपको, ये मिली आपके मोहनजोदारो से। ठीक है, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, जो कि कान से मूर्ति है, ये भी आपको मोहनजोदारो से मिले। और पशुपतिनाथ के मुहर वगैरह यहीं से मिले हैं। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लोथल की। तो लोथल, सॉरी, तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुई है, लोथल अब कौन सी नदी के तट पे है, ये है भोगवा। तो मैंने बताया था हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। मोहनजोदारो किस नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे। और हम बात कर रहे हैं कौन सी, लोथल, ये कौन सी नदी के तट पे है, ये भोगवा नदी के तट पे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का इसे मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल है ये आपके, है ना। गोदीवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा किसे कहते हैं, जहाज बनाने का स्थान है। यहाँ से अग्निवेदिकाएं मिली हैं और चित्रित मृदभांड मिले, है ना। याद रखना, चित्रित मृदभांड मतलब साधारण मृदभांड आपको कहाँ से मिले हैं, आईवीसी से। लेकिन एनबीपीडब्ल्यू बोले तो, एनबीपीडब्ल्यू मतलब उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित दूसर मृदभांड, ये कहाँ से मिले आपको, मौर्य काल से। याद रखिएगा, साधारण वाले आपको आईवीसी से मिले और चित्रित दूसरे मृदभांड कहाँ से मिले आपको, मौर्य काल से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक चीज, लोथल और कालीबंगा दोनों से युग्म समाधियां मिली है ना, याद रखना, लोथल और कालीबंगा दोनों से युग्म समाधियां मिली है। अब बात करते हैं चनुदाड़ो की। ये कौन सी नदी के तट पे है, इंडस मतलब सिंधु नदी के तट पे, बिना गढ़ वाला है ये, मन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। कोटदीजी की बात करते हैं तो माँ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और मैंने अभी बताया था कि हड़प्पा से क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति। याद रखना, माँ देवी की मूर्ति अलग है और मातृ देवी की मूर्तियां
अलग है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा आईवीसी का सबसे बड़ा शहर है ना। याद रखना ये अभी हो गया है 2019 के बाद से। इसके पहले कौन सा था आपका, राखीगढ़ी। क्लियर है जी। कौन सी नदी के तट पर है, लूनी नदी के तट पे है। ठीक है। विशाल पानी के कुंड के अद्वितीय जल दोहन प्रणाली यहीं से प्राप्त हुई है। स्टेडियम, बांध और तटबांध वगैरह, नगर का आयताकार, उन्नत जल व्यवस्था प्रबंधन। ये 2021 का क्वेश्चन था याला कि उन्नत जल व्यवस्था प्रबंधन के लिए कौन सी साइट प्रसिद्ध है, तो कौन सी आपकी धोलावीरा है। ठीक है। सबसे नवीनतम खोजा गया आईवीसी का शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। याद रखना दो चीज इसमें हम भूलते हैं, जो स्टेडियम है और बांध तटबांध कौन से मिले हैं आपके, धोलावीरा से। क्लियर है जी। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, कौन कौन सी, मतलब इसका उत्तरी क्षेत्र कौन सा, दक्षिणी कौन सा, पूर्वी कौन सा और पश्चिमी। तो उत्तरी क्षेत्र कौन आपका मांड कहलाता है, दक्षिणी आपका दैमाबाद कहलाता है, पूर्वी आपका आलमगीरपुर कहलाता है और वेस्ट वाला क्या कहलाता है, सुतका गेंडोर। कौन सी नदी के तट पे है, ये अच्छे से आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पहले हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, संविधान के 15वें भाग में आता है ना। भाग 15 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है, भारत ईसीआई का प्रावधान करता है और संवैधानिक एक संस्था है। इसकी स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में, है ना। अब इसकी संरचना के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से सुनना, इसकी मैं संरचना बता रहा हूँ। किसकी, ईसीआई की। ईसीआई की संरचना है वर्तमान में 1+2, मतलब एक होता है आपका कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं कब की, 1950 से लेके 1989, 1989, ये इस समय था क्या था, एक सदस्य निकाय था, एक सदस्य निकाय था। 1989 से लेके 1990 इस समय ये क्या हो गया, तीन सदस्यीय निकाय हो गया सर। फिर 1993 तक, 1990 से लेके 1993 तक ये हो गया आपका क्या, पुनः एक सदस्यीय निकाय हो गया। लेकिन 1993 के बाद से पुनः तीन सदस्यीय निकाय हो गया। ठीक है। यदि यदि क्वेश्चन आए कि जस्ट किसके संविधान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने सदस्य निकाय था, तो एक सदस्य निकाय था। और वर्तमान में कितना है, तीन सदस्य निकाय। याद रखना, है ना। ये यहाँ पे मैंने बता भी दिया, तो आप इसे देख लेने के बाद अब देखते हैं इसका कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष और 65, है ना। इसकी आयु वर्ष पूरी होते तक। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। और इसके नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। इसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, भारत की संचित निधि से। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल पे है, और ये भी बताना आकस्मिक निधि भी कौन से आर्टिकल में है। ठीक है। सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है ना। अब इसके कार्य देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है ना। इसमें क्या नहीं करवा रहा, पंचायत का चुनाव नहीं करवाता। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, कमेंट करके जरूर बताना ये भी, है ना। मतदाता सूची तैयार करने का काम रहता है ईसीआई का। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही इसके विभाजन वगैरह से संबंधित जो राजनीतिक दल है ना, उसके विभाजन संबंधित जितने भी विवाद है उसका निपटारा कौन करता है, ईसीआई करता है, इलेक्शन कमीशन। क्लियर। ध्यान से रखना क्या बोला मैंने, ईसीआई करता है किसका, विवाद का निपटाना राजनीतिक दलों से। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, आर्टिकल 71 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो चुनाव में विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है, उसका निपटारा करता है आपकी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राजनीतिक दलों के जो मान्यता वगैरह जो रहती है इससे संबंधित जो निपटारा होता है वो कौन करता है, वो करता है आपका इलेक्शन कमीशन, है ना। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, मिक्स मत करिएगा, है ना। आप मुझे बताना वर्तमान में कितनी पार्टी हैं जिससे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। आचार संहिता जारी करता है, देख लीजिए। राजनीतिक दलों विभाजन विलय संबंधित विवादों का निपटारा करता है, देख लीजिए ये भी, है ना। ये भी हमने लोगों ने देख ली, विवादों का निपटारा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसको हटाने की प्रक्रिया कैसी है। तो इसको हटाने की सेम प्रक्रिया किसके जैसे है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, विशेष बहुमत के द्वारा 2/3, है ना, जहाँ पे 50% मतदान वगैरह सब पता है आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कौन कौन से, जैसे आर्टिकल 324, चुनाव आयोग नियुक्तियां, कार्य, दायित्व और निर्देशन नियंत्रण करता है। 325 में क्या बोला है, मतदाता सूची तैयार करने का नियम बनाने का प्रावधान है। 326 आपके वयस्क मताधिकार। अच्छा, आप मुझे बताना कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोला गया है कि 21 से 18 वर्ष आयु कर दिया गया था ना, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में, आप कमेंट करके जरूर बताना। जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सारे मैं देखूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। 327 क्या कहता है, विधायिका द्वारा चुनाव संबंध कानून कौन बनाई गई, संसद, है ना। और 328 क्या कहता है, सेम ये विधायिका है, तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव संबंध कानून कौन बनाएगा,
राजमंडल, है ना। फिर 329 क्या कहता है आपके, न्यायालय इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखो जल्दी से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। 324 आपका क्या कहता है, निर्देशन वगैरह नियुक्तियां वगैरह सब होगा। 325 आपका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 325 वगैरह, बताइए जी क्या कह रहा है आपका। 325 कह रहा है मतदाता सूची तैयार वगैरह, 324 आपका निर्देशन वगैरह बोल रहा है, 325 आपका मतदाता सूची, 326 आपका क्या कह रहा है, वयस्क मताधिकार, 327 क्या कहता है आपका, ये कहता है 327 क्या कि विधायिका का जो भी कानून वगैरह बनाएगी सब संसद निर्धारित करेगी, मतलब चुनाव के संबंधित जो भी रहेगा। 328 राज्य विधानमंडल वगैरह के बारे में। 329 क्या कहता है कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ याद रखना काम के आर्टिकल है। खासकर मतदाता सूची तैयार करने वाला कौन सा है आपका 325 और ऊपर से 326, ये तो याद ही रखना। फिर कभी कभी इसमें भी देगा 327 328 की राज्य विधानमंडल वाला कौन सा है स्प्लिट करके, है ना। तो 329 तो याद ही रहेगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है जी। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन अपन, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य नहीं, हमने देखे 1+2 है संरचना इसकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, तो पहला वाला तो वैसे ही चलेगा। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है कि होम मिनिस्टर कहीं पे करता है, सब काम को तो ईसीआई कर रहा है। ये तो आंसर ही नहीं हमारा, तो दूसरा भी चलेगा आपका। तो बचता क्या है, केवल तीन। केवल तीन क्या है, एक बार देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। हाँ जी, पढ़े हम लोगों ने, ये देखिए क्लियर, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर डी। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसको पढ़ने के पहले ये क्वेश्चन आपका कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, तो मैं एक बार कर्नाटक संगीत को बता देता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत के जितने भी प्रतिपादक हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे अन्नमाचार्य। अन्नमाचार्य कर्नाटक संगीत के पहले संगीतकार थे। ठीक है, इन्हें भगवान वेंकटेश्वर मतलब विष्णु का एक रूप की रचना की थी। मतलब याद रखना, भगवान वेंकटेश्वर मतलब कौन से, भगवान विष्णु। इनकी रचनाएं कौन सी, तेलुगु लैंग्वेज में, है ना। तेलुगु लैंग्वेज इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत में भी लिखे हैं, है ना, जैसे त्यागराज वगैरह हो गए, तो याद रखना ये तेलुगु में थे, है ना। इन्हें तेलुगु गीत लेखन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन पुरंदरदास। ये कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादक में से एक है। ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। कौन, पुरंदरदास। पुरंदरदास कौन थे आपके, भगवान कृष्ण से संबंधित। और आपके अन्नमाचार्य कौन हो गए, वो थे भगवान विष्णु से संबंधित। ठीक है, कर्नाटक संगीत के से प्रतिमा कहा जाता है इन्हें, है ना। नारद का अवतार भी माना जाता है। ठीक है जी। क्षेत्रीय की बात करते हैं, इनकी रचनाएं भगवान कृष्ण पर आधारित थी, है ना। सेम किसके जैसे, आपके पुरंदर के जैसे। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान ये गाए जाते हैं क्या, क्षेत्रीय नृत्य। यदि क्वेश्चन आ गया कि भगवत भरतनाट्यम और आपके कुचिपुड़ी के समय कौन सा संगीत गाया जाता है, तो कौन सा, क्षेत्रीय, है ना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। भक्त रामदासु, नाम में ही है कि भगवान राम से संबंधित होंगे, प्रसिद्ध वाद्यकार थे ये। ठीक है, कौन, भगवत रामदासु। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति हैं, किसे कहते थे, त्यागराज को कहते थे, मुथुस्वामी दीक्षितार को कहते थे, और श्याम शास्त्री को कहते थे, है ना। त्यागराज अधिकांश रचना इन्होंने तेलुगु में और कुछ संस्कृत में लिखी थी, है ना। अब यदि क्वेश्चन आ गया कि पूरी कंप्लीटली जितने भी हैं इनकी रचनाएं वो तेलुगु में लिखी थी, तो यहाँ ऑप्शन गलत होगा, सही होगा, तो गलत होगा, है ना। याद रखना इसमें भी अधिकांश रचनाएं इन्होंने तेलुगु में लिखी, बट इनकी कुछ रचनाएं भी संस्कृत में थी, और ये भगवान राम की प्रशंसा में थी। याद रखना, त्यागराज किसके इसमें थी, भगवान राम। सेम हमने किसके जैसे पढ़े, भगवान राम, भगवान रामदासु में। ठीक है, और भगवान कृष्ण किसके पढ़े थे, पुरंदर के समय और क्षेत्रीय के समय में। क्षेत्रीय क्या करते थे, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में इनका यूज किया जाता था। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी रचनाएं, पंचरत्न कृति। मुथुस्वामी दीक्षितार की बात करते हैं, इनकी अधिकांश रचनाएं किसमें है, संस्कृत में, हिंदी देवी देवता मंदिरों से संबंधित है ना। इनका सांकेतिक नाम क्या था, इनका गुरु गुहा, और वीणा वादक थे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों को याद ही होगा, भक्त रामदासु कौन थे, कौन थे, कौन थे जी, वीणा वादक थे वो भी। ठीक है, श्याम शास्त्री, तेलुगु रचना थी इनकी, सांकेतिक नाम क्या था इनका, श्याम कृष्ण था। स्वराज जाति संगीत शैली कसरे किन्हें दिया जाता है, श्याम शास्त्री को, है ना। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि कौन से भगवान किसे संबंधित थे। त्यागराज आपके किसे संबंधित थे, भगवान राम से। अन्नमाचार्य किसे संबंधित थे, वेंकटेश्वर मतलब भगवान विष्णु से। पुरंदर किससे थे, कृष्ण भगवान से संबंधित थे। क्षेत्रीय किससे संबंधित थे, कृष्ण भगवान से संबंधित थे। और उसके बाद आपके रामदासु किससे संबंधित थे, भगवान राम से संबंधित थे, है ना। क्षेत्रीय आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में भी गाया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्या कहता है क्वेश्चन, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति की भक्ति गीत थी, नहीं।
त्यागराज में तो हमने भगवान राम देखे और इन्होंने यहाँ पे कृष्ण भगवान के बारे में बता दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब पहला ही चलेगा आपका तो क्या बचता है, 2 और 4, 2 और 4, तो 2 और 4 हमको तो पता ही कि यार ये तो सही है, त्यागराज ने अनेक नायक रागों का सृजन किया, सही है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति, हाँ जी, अब भी देखिए हमने वेंकटेश्वर मतलब भगवान विष्णु, ये भी सही है आपका, ठीक है। अब बचता है कि आपका ऑप्शन 3, तो अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं किसके, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है एक दूसरे के, है ना। तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या है। इतना सारी चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, अब आपका काम बनता है इसका आंसर देना कमेंट में, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। क्या अन्नमाचार्य त्यागराज के समकालीन थे, ये आप देखें और मुझे बताएं, ठीक है। इतना डिटेल याद रखना, ये बहुत काम आएगा, मैंने बहुत सारी चीज बताया आप लोगों को, याद रखिएगा इन लोगों को, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। बहुत मेहनत लग गई यार आज ये वीडियो को अपलोड करने में, इतने बार रिपीट करना पड़ा है, बहुत बार, है ना। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना यार, है ना, कमेंट जरूर करके बताना जितने मैंने क्वेश्चन पूछा, और शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ, उनको भी फायदा तो करवाओ, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।